जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का उत्तम क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए जो ये क्लासेस हमारी हैं उसकी फोर्थ क्लास जो है हम लेने जा रहे हैं, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। बहुत ही बेहतरीन क्लास रहने वाली है। जितने भी साथी पैरामेडिकल के हैं, चाहे वो स्टाफ नर्स है, एमपीएचडब्ल्यू है, फार्मासिस्ट है, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, एचएसआई, सभी के लिए ये क्लास है, क्योंकि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है हर एक पैरामेडिकल एग्जाम में जो है यूनिट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो अभी हम कंबाइन क्लासेस ले रहे हैं। आगे चलकर जो है हम अलग अलग क्लासेस जो है कर देंगे, क्योंकि जो सिलेबस है, पैटर्न है, वो अलग अलग है। केवल ये यूनिट कॉमन है, तो इसलिए हम कॉमन ले रहे हैं। तो जितने भी साथी हैं सभी शेयर कर दें पैरामेडिकल के, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी ग्रुप हैं बच्चों के पास, ताकि एक मुझे मोटिवेशन मिले और मैं बहुत बेहतरीन तरीके से जो है क्लासेस आगे भी जो है कंटिन्यू रख पाऊँ। ठीक है साथियों। और ये जो सारा कंटेंट है आप सभी को पता है, हमारी ई बुक्स आती हैं, हमारी ऐप है उत्तम क्लासेस की ही ऐप, वहां से जो है आप इस कंटेंट को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिएगा, ज्यादा समय नहीं लेंगे। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से। रेस्पिरेशन का मतलब नॉर्मली हम सोचते हैं कि सांस लेना ही रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन नहीं है। ये रेस्पिरेशन नहीं है। देखो रेस्पिरेशन क्या होता है, आपने ये डायग्राम दिख रहा होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पर है। मैं यहाँ पर दो चीजें लिख रहा हूँ। देखो, एक मैं कहता हूँ सांस लेना, जिसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है। और एक होता है रेस्पिरेशन। ये दोनों अलग कंसेप्ट हैं। इन चीजों को अगर आप समझ गए तो मैं गारंटी लेता हूं आप कभी भी जो है बायोलॉजी में मार नहीं खाओगे। ब्रीदिंग का मतलब है सांस लेना। सांस लेने का मतलब क्या है? आपने ऑक्सीजन तो इनटेक कर ली और CO2 बाहर निकाल दी। इसको मैं क्या कहता हूं? इसको मैं कहता हूं ब्रीदिंग। देखो भी मैंने क्या किया, यानी कि मैंने ऑक्सीजन ली, वैसे ऑक्सीजन नहीं ली, मैंने जो है 100% गैस ली। ठीक है, इस कंसेप्ट को भी मैं समझाऊंगा। इन 100% गैसेस को, केवल ऑक्सीजन को ही इंटैक्ट कैसे अपनी बॉडी करती है वो भी चीज आके समझाऊंगा। मैंने क्या किया, ब्रीदिंग के अंदर नॉर्मली हम कहते हैं ऑक्सीजन लेना, CO2 को छोड़ना ही क्या कहते हैं, आपकी ब्रीदिंग कहलाती है। इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ CO2 इज कॉल्ड ब्रीदिंग। और ब्रीथ रेट जो होता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपका जो नॉर्मल ब्रीथ रेट जो होता है, सांस लेने की जो दर होती है वो कितनी होती है? 12 से 16 होती है। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एवरेज ब्रीदिंग रेट जो होती है वो आपकी कितनी होती है? वो आपकी 12 से 20 होती है भैया, 12 से 20 होती है। और एवरेज कितनी होती है भाई? एवरेज जो आपकी ब्रीदिंग रेट 16 होती है। ये ब्रीदिंग है। ये हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। ये जो मैंने सांस लिया, अब इस सांस का क्या हुआ? जो हमने ऑक्सीजन ली, इस ऑक्सीजन का क्या हुआ कि ये CO2 में बदलकर बाहर आई? कौन कौन सी चीजें आई? उन चीजों को पढ़ रहे हैं। इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। वैसे रेस्पिरेशन का मतलब क्या, अगर डेफिनेशन बताऊं तो वही 3 इडियट वाली। ठीक है। रेस्पिरेशन का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एंड क्रिएट द एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन का रिएक्शन करके टूटना, किसमें? एनर्जी के अंदर। और CO2 रिलीज करना क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। ये देखो, आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, C6H12O6। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होती है तो आपकी क्या बनती है? 36 ATP बनती है, प्लस में CO2 बनती है और प्लस में H2O बनती है। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस नहीं किया मैंने, डायरेक्ट बताइए आपको। यानी कि ये क्या हो रहा है? ये एनर्जी बन रही है। ये क्या बन रही है? एनर्जी बन रही है। और यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। ये सारा काम कहां हो रहा है? ये सारा काम आपके सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। कहां पर हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। जो आपका स्मॉलेस्ट यूनिट है बॉडी की, वो सेल, उसका माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर एनर्जी क्रिएट होती है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? इस चीज को रेस्पिरेशन बोलते हैं। समझ गए? अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन दोनों की दोनों चीजों को जो है हम पढ़ने वाले हैं। और इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक इंटरनल रेस्पिरेटरी और एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन।
इंटरनल का मतलब ये वाला काम हम पढ़ेंगे। ये मैं सिंपल बता रहा हूं, इतना छोटा ये चैप्टर नहीं है और इतनी आसान चीज ये नहीं है, इसमें बहुत से क्वेश्चन बनने वाले हैं। हाँ, ब्रीदिंग को यहीं पर खत्म कर दूंगा मैं। ब्रीदिंग होगी, ब्रीदिंग को आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा और पढ़ाऊंगा इसके बारे में भी। मैंने सांस लिया तो 100% गैस ली मैंने, क्यों क्यों ली भाई 100%? क्योंकि एटमोस्फेयर के अंदर, देखो ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, एटमोस्फेयर जो आपका है, एटमोस्फेयर जो है इसके अंदर क्या है, 100% गैसेज हैं, है या नहीं है? जिसमें नाइट्रोजन कितनी है, नाइट्रोजन कितनी है, 78% है। ऑक्सीजन कितनी है, 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.03% है। और भी गैस है। लेकिन फिर क्यों कहते हो आप कि हम केवल ऑक्सीजन लेते हैं? सांस जब हम लेते हैं तो 100% गैस लेते हैं। देखो सारी गैस गई अंदर, लेकिन आपका जो लंग्स है, क्योंकि रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन जो है, मेन ऑर्गन जो है, मुख्य अंग जो है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, वो आपके क्या हैं, लंग्स हैं, फेफड़े हैं। हाँ या ना? फेफड़े को हम पढ़ने वाले हैं। तो जो ये काम है इस ऑक्सीजन को अलग करने का, ये काम कौन कर रहे हैं, आपके लंग्स कर रहे हैं। तो ये हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चा कभी आपसे कोई पूछे ना सांस में हम कौन सी गैस अंदर लेते हैं, तो सांस में हम सारी गैसें अंदर लेते हैं, क्योंकि आप पैरामेडिकल के स्टूडेंट हो, नॉर्मल स्टूडेंट नहीं हो। फिर अगर आपसे कोई पूछे रेस्पिरेशन में हम कौन सी गैस यूज करते हैं, फिर हम ऑक्सीजन यूज करते हैं, क्योंकि उस इस दौरान ये सारी गैसें किसके पास चली जाएंगी, लंग्स के पास चली जाएंगी। और लंग्स का काम ही ये है, बस फिल्ट्रेशन ऑफ गैसेज। अगर आपसे कोई वन लाइन में क्वेश्चन पूछे कि भी आपके लंग्स का काम क्या है, तो आप एक ही बात कहोगे, फिल्ट्रेशन ऑफ गैसेज। या फिर आप ये कहोगे कि प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, क्योंकि ऑक्सीजन को ब्लड में ऐड करता है कौन, लंग्स। पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, अभी के लिए आप बस इतना जान लो। ये देखो आपको सारा का सारा डायग्राम दिया गया है, ऐसे करके गैस जो है अंदर जाती है। क्योंकि रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों होता है। कैसे, इंटरनली कौन सा होता है और एक्सटर्नली कौन सा होता है? देखो यहां पर आप देख रहे हो, मैंने सांस लिया माउथ से। कहां से लिया, माउथ से। अरे माउथ से तो नहीं लेंगे, हम नेजल से लेंगे, ठीक है। मैंने सांस लिया नेजल से या माउथ से, उसके बाद ये गया किसके अंदर, ये गया आपके फेरिक्स के अंदर। फेरिक्स के अंदर ये जो भाग जो होता है, अंदर वाला भाग होता है मुख के अंदर, जहां पर फूड और एयर दोनों कॉमन हो जाती है, उसको हम बोलते हैं फेरिक्स। और फेरिक्स के बाद हमारी जो गैस जो जाती है वो जाती है लैरिक्स के अंदर, जिस जहां से आवाज आती है ये वाला। और उसके बाद लैरिक्स के बाद जो हमारी सांस जो जाती है वो जाती है आपके ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया ये नल की बिल्कुल बीचों बीच होती है यहां पर। और ट्रैकिया के बाद आपका जो सिस्टम स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ऐसे करके जो है डिवाइड होती जाती है आपका, और उसके बाद लंग्स का निर्माण होता है। तो जब हम बाहर का ये सिस्टम पढ़ रहे हैं ना इतना, तो इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। और फिर अंदर जब ऑक्सीजन फिल्ट्रेट हो रही है इन एल्वियोली, इन एल्वियोली, क्योंकि आगे जाके देखो ट्रैकिया किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ब्रोंकी में टूट जाएगी, और ब्रोंकी आगे जाके ब्रोंक्यूल्स में टूट जाएगी, और ब्रोंक्यूल्स आगे जाके एल्वियोलाई की फॉर्मेशन करेंगी। और दिस इज द यूनिट ऑफ लंग्स, यही यूनिट ऑफ लंग्स है, यही अपने फेफड़ों की छलनी है, लंग्स की छलनी है। यहीं पर वो सारी गैस छनती है जो मैंने बताई थी। वो गैस छनने के बाद केवल ऑक्सीजन हमें मिलती है। तो ये सारे ऑर्गन्स हमें क्यों करने हैं, कैसे हम काम करती हैं, ब्लड में कैसे ऑक्सीजन मिलती है, इन सभी चीजों को हम डिटेल में जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले देखो श्वसन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, यहाँ पर बता रखा है। यहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ टूटना, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू विद द ऑक्सीजन एंड क्रिएट द एनर्जी, और ऊर्जा का निर्माण करना इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन की जो ये आपको रिएक्शन है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए याद करना। और रेस्पिरेशन कहां पर होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, देखो बेटा कितनी आसान चीज है, मैं आपको कहता हूं कि रेस्पिरेशन कहां पर होता है। रेस्पिरेशन का जो मेन ऑर्गन है वो कौन सा है, तो आप कहोगे कि सर सेल का माइटोकॉन्ड्रिया, सेल का माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ या ना?
क्योंकि रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन ये है, ये रिएक्शन है, और ये रिएक्शन कहां पर हो रही है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ टूटकर एनर्जी कहां बना रही है, ये बना रही है माइटोकॉन्ड्रिया में। नॉर्मली हम पढ़ते थे ना आज तक, आप भी सोचते हो किसी बच्चे से या किसी आसपास के किसी भी स्टूडेंट से आप पूछ के देखना कि हम सांस लेते हैं या रेस्पिरेशन जो होता है वो कहाँ होता है, तो सब कहेंगे कि फेफड़े पे रेस्पिरेशन करते हैं। नहीं, रेस्पिरेशन कहाँ होता है, तो रेस्पिरेशन आपके सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बस आपको ये चीज जाननी है। ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ये सारे कहां पर हो रहे हैं, लंग्स के अंदर हो रहे हैं। डजेंट मैटर, इस बात का कोई मतलब नहीं है। अब एक बार के लिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, उसके बाद श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन के टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है। अच्छा, एक बात खुद सोच के देखो, थोड़ा मैं आपको मतलब जो है ना रियल लाइफ की तरफ लेके चलता हूँ। भाई मैंने कहा मेरे पास थी ग्लूकोज C6H12O6, ये कहां से आई, ये ग्लूकोज आई जो मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो था, लीवर था, स्टमक था, पैनक्रियाज थी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सभी ने मिलकर उस फूड को कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में, और वो ग्लूकोज ब्लड के सहारे कहां पर चला गया, वो ग्लूकोज ब्लड के सहारे आपके सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया, क्योंकि रिएक्शन तो यहीं पर होनी है ना। और सेम ऐसे ही मैंने सांस लिया, लंग्स ने ऑक्सीजन ब्लड को दी, और ब्लड लेके कहां पर चला गया, ब्लड लेके चला गया आपके सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। ये दोनों चीज आ गई, तो ऑक्सीजन मिल गई किसको, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ टूटकर एनर्जी बनाना, तो यहां पर वैसे तो क्या होता है, मैं थोड़ा डिटेल बता देता हूं, आपको पता होना चाहिए। टोटली क्या होता है, 38 एटीपी क्रिएट होती हैं। कितनी एटीपी क्रिएट होती हैं, 38 एटीपी क्रिएट होती है जब ये रिएक्शन होती है। एटीपी होती है एनर्जी। देखो मैं बोल रहा हूँ एनर्जी से बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, कुछ भी काम कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, एनर्जी से काम कर रहा हूँ। इसीलिए आपने कभी देखा होगा नॉर्मली जब आप रनिंग करते हो तो आपको जल्दी जल्दी सांस लेने पड़ते हैं। क्यों लेने पड़ते हैं, सब वो कहते हैं सांस चढ़ गई। क्यों जल्दी जल्दी सांस, ब्रीदिंग रेट क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि आपको रनिंग करते समय एनर्जी की ज्यादा जरूरत है। और एनर्जी कौन बना रहा है, एनर्जी आपकी ऑक्सीजन बना रही है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी आपको चाहिएगी उतनी ही आप सांस जो है जल्दी जल्दी लोगे। तो ये बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, इससे सिंपल कंसेप्ट नहीं हो सकता। भी सांस क्यों चढ़ गई, तो सांस इसलिए चढ़ गई भी हमें। अब क्या होता है जब ये रिएक्शन होती है तो 38 एटीपी एनर्जी बनती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे इन रेस्पिरेशन टोटल एनर्जी क्रिएट्स, कितनी एनर्जी बनती है, तो आपकी बनती है 38 एटीपी। अच्छा, एटीपी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज एटीपी, एटीपी एनर्जी है जिसकी फुल फॉर्म होती है एड्रीनोसिन, एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। ये आप जो है इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है एटीपी की फुल फॉर्म। और व्हाट इज एटीपी, एटीपी एनर्जी है, शरीर की एनर्जी है, शरीर की एनर्जी को एटीपी बोलते हैं। तो टोटल एटीपी जो होती है रेस्पिरेशन के दौरान कितनी बनती है, 38 एटीपी बनती है। लेकिन यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, लेकिन 2 एटीपी इज यूज इन रिएक्शन। 2 एटीपी जो है, जो ये रिएक्शन होती है इसमें यूज हो जाती है, क्योंकि भी कुछ भी काम होगा ना बॉडी के अंदर, वो किसके सहारे होगा, एनर्जी के सहारे होगा। तो हमें कितनी मिलती है, तो हमें मिलती है 36 एटीपी प्लस CO2 प्लस H2O। इसलिए जब हम रिएक्शन को पढ़ते हैं ना, तो इस रिएक्शन में 38 एटीपी का जिक्र कहीं पर नहीं आता। ठीक है, तो आप तो पैरामेडिकल की तैयारी करें तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो रिएक्शन है ऐसे करके जो है आपकी एनर्जी बनेगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कितनी एटीपी बनती है, 38, कितनी यूज हो जाती है, 2, हमें कितनी मिलती है, तो हमें मिलती है 36, प्लस में CO2 निकल जाती है, CO2 को हम वापस बाहर निकाल देते हैं। क्लियर है। तो ये जो रिएक्शन हुई ना, ये प्रेजेंस में हुई, किसके, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। इसको हम बोलते हैं एरोबिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एरोबिक रिएक्शन। अच्छा, एक चीज और याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पैरामेडिकल स्टूडेंट हो तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन होगा, तो आपको आंसर नो नहीं करना, हाँ होगा। तो उस रेस्पिरेशन को हम बोलेंगे एनएरोबिक रिएक्शन। अब आप कहोगे सर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है, तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि ऑक्सीजन की हमें जरूरत ही है। तो सुन लो मेरी बात, यहां पर मैं आपको बिल्कुल क्लियर शब्दों में बता देता हूं
क्लियर कर देता हूं। एनाएरोबिक रिएक्शन क्या होता है, जैसे मान के चलो मेरे पास C6H12O6 थी और यहां पर मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, तो जब ऑक्सीजन नहीं होगी मेरे पास तो आपकी फॉर्म हो जाएगी लैक्टिक एसिड। क्या बन जाएगी? लैक्टिक एसिड। और बनेगी 2 एटीपी एनर्जी। क्या बनेगी? 2 एटीपी। CO2 तो निकलेगी ही निकलेगी, CO2 और H2O तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, अब देखो दो ही बनी, दो इस रिएक्शन में यूज हो जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो तो सकता है लेकिन हमारे काम की चीज नहीं है। इसलिए देखो मैं सांस रोक दूं अरे तो थोड़ी देर बाद मैं तो क्यों मरूं? कोई अगर सांस रुक जाएगा किसी का तो मर जाएगा, क्यों? क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, और ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो एनर्जी नहीं बनेगी, और एनर्जी नहीं बनेगी तो ये इतनी मशीन बॉडी के अंदर काम करने लग रही, लीवर, किडनी, हार्ट, सारी चीज, सब चीज किससे चल रही है? एनर्जी से चल रही है। तो सिंपल सी बात है, बाइक को पेट्रोल नहीं मिलेगा तो क्या वो चलेगी? नहीं चलेगी, बंद हो गए, खेल खत्म। हाँ या ना? तो सिंपल सी बात है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता तो है लेकिन काम का नहीं है। ठीक है, नहीं है? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया भाई, इससे अच्छे तरीके से आपको मैं नहीं तो समझा सकता हूँ और नहीं आप समझ सकते हो, याद रखना ये बात। इधर देखो, अब ह्यूमन रेस्पिरेशन कैसे होता है? सबसे पहले हम नाक से सांस लेते हैं, फिर वो सांस हमारा कहां पर जाता है? फेरिक्स में जाता है। लेते क्या है? देखो मैं बता देता हूँ। जब मैं सांस लेता हूँ ना, जब मैं इनहेल करता हूँ, ठीक है, जब मैं गैस को इन करता हूँ, तो मैंने अभी अभी बताया 100% जो गैस होती है, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यहां पर नाइट्रोजन जो लेता हूं मैं, वो कितनी लेता हूं? 78%। एटमोस्फेयर में जितनी उतनी लूंगा। ऑक्सीजन जो है वो 21% लेता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो 0.03% लेता हूं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ये गैस लैरिक्स के से होती हुई कहां पर जाती है? ब्रोंकी के पास, और ब्रोंकी के पास जाती है कहां पर? लंग्स में, और लंग्स में है आपकी एल्वियोलाई। क्या है बेटा जी? एल्वियोलाई। यहां पर एल्वियोलाई जो है आपकी, एल्वियोली, एल्वियोलाई जैसे भी आप बोलना चाहो, ये एल्वियोली जो है इनके अंदर मौजूद है ब्लड। क्या मौजूद है? ब्लड मौजूद है। और आप सभी को पता, ब्लड के अंदर आपका क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं इसको। क्वेश्चन है, ये नोट कर लेना। इट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हिंदी वाले श्वसन वर्णक होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि सांस को यही लेता है। जो हम इतनी गैसें ली थी ना, इन सभी गैसों में से इस हीमोग्लोबिन को पसंद आएगी केवल कितनी? क्या? ऑक्सीजन। और कितनी ऑक्सीजन पसंद आएगी ये भी बताऊं क्या? ये केवल ऑक्सीजन पसंद आएगी 4% ऑक्सीजन। कितनी परसेंट ऑक्सीजन पसंद आएगी? 4%। तो ये क्या करेगा? हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन यानी कि Hb प्लस में ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। क्या बना देगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। लाल रंग, रक्त का लाल रंग, ब्लड का लाल रंग किसकी वजह से होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से नहीं। देखो मैं थोड़ा यहां पर ब्लड के बारे में कंसेप्ट बता देता हूं, थोड़ा आप पढ़ लेना, आपको पूरी जिंदगी काम आएंगी ये चीजें। ठीक है, गलत मत करना। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन सबसे पहले तो ये किस में पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ब्लड के अंदर। ब्लड में भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो ब्लड की एक सेल होती है जिनको हम बोलते हैं आरबीसी। आरबीसी के अंदर कौन पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्लियर है? ये हमारी बॉडी के अंदर लगभग जो है 12 से 14 ग्राम पर डेसीलीटर, इतना जो है आपका क्या होता है? अभी हीमोग्लोबिन होता है। ब्लड नहीं, ब्लड तो 5 लीटर 4 लीटर इतना हो है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन इतने ग्राम होता है। और वास्तव में यही रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। मैं हिंदी में लिखूं क्या? थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। ये ही ऑक्सीजन को पटाता है, को पटाता है। और क्या करेगा? ऑक्सीजन को पटा के, ऑक्सीजन को पटा के क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये ऑक्सीजन को कहां पर लेके जाएगा? सेल तक लेके जाएगा, सेल तक लेकर जाएगा। और वहां पर इसकी होगी शादी किसके साथ? ग्लूकोज के साथ। और इनके से पैदा होगा एक बच्चा, और बच्चे का नाम होगा एनर्जी, और एनर्जी से ही ये सृष्टि चलेगी। हाँ या ना? ये शरीर
चलेगा। सिंपल है, इससे अच्छे तरीके से मैं नहीं बता सकता, और अगर कोई बता सके तो भाई वहां पर डलियो, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, इधर आ जाओ भाई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो मैं क्या बता रहा था, ये जो हीमोग्लोबिन जो होता है ना, इसका कलर होता है वॉयलेट कलर। किस कलर का होता है ये? वॉयलेट कलर का होता है। हीमोग्लोबिन का कलर बैंगनी होता है। अब देखो, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रहता है तो इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, तो इसका कलर हो जाता है रेड। और जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रहता है, क्योंकि वापस कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो लेके आएगा ना, ये ऑक्सीजन ले गया, CO2 छोटी, तो ये वापस कार्बन डाइऑक्साइड को भी हीमोग्लोबिन ही लाता है। इसीलिए इसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दोनों लेके जाता है, लेके आता है, और इसका रंग होता है ब्लू, यानी कि नीला। तो वो सुने आना, खून दो टाइप का हो है, ये देखो बाहर नस्ल दिखने लग रही है, ग्रीन ग्रीन। इनके अंदर क्या है? इनके अंदर डिऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब डिऑक्सी ब्लड है, ये इम्प्योर ब्लड है। और ये जो होता है ना, ये होता है प्योर ब्लड, जो आर्टरीज में होता है। ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन भी तो अलग है ना। जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, ब्लड वेसल पढ़ रहे होंगे, तब ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्यों टेंशन ले रहे हो, भड़क ना लो। ये तो मैं बीच में बताने लग गया था, क्योंकि ये सारा टॉपिक है इसके ऊपर टिका है। किसके ऊपर? हीमोग्लोबिन के ऊपर। ठीक है भाई, हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों है, समझ में आया है नहीं आया? मेरे हिसाब से आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो खाल तार दूंगा तुम्हारी। अब सुनो मेरी बात, हीमोग्लोबिन को कितनी परसेंट ऑक्सीजन पसंद आई थी? केवल 4%। तो आउट में जब है ना इनहेल और एक्सहेल, जब बॉडी एक्सहेल करेगी ना, उस टाइम पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कितनी गैसें निकलती? निकलेंगी तो 100%। भाई निकलेंगी तो 100%, लेकिन एक बात याद रखना, नाइट्रोजन तो पूरी की पूरी निकल जाएगी, सेम टू सेम, जितनी थी उतनी की उतनी। ऑक्सीजन कितनी निकल जाएगी भाई? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो 21 में से 4 यूज हो जाएगी तो कितनी निकलेगी? 17% बाहर निकल जाएगी। हाँ या ना? देखो, सारी यूज नहीं होती। ये मैं ऑक्सीजन लेता हूँ ना, तो 21% जाती है। 21 में से केवल 4% ही हीमोग्लोबिन को पसंद आती है। सारी लड़कियों को पटाता नहीं है हीमोग्लोबिन, केवल 21 में से 4 लड़कियों को पटाता है, और सभी को क्या कर देता है? बाय बाय टाटा सी यू। ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद CO2 हमने कितनी ली थी? 0.03%। लेकिन अब कितनी निकल के आएगी? अब निकल के आ जाएगी 4.03%। पॉइंट यहीं पर है, क्वेश्चन भी यहीं पर है। थोड़ा नोटिस कीजिएगा, थोड़ा नोटिस कीजिएगा, क्वेश्चन है ये दोनों के दोनों भी। इनहेल में कितनी गैस जाती है, एक्सहेल में कितनी आती है? सांस लेने में और सांस छोड़ने में। छाओ हमारे घर पे, इधर आ जाओ, रेस्पिरेटरी ऑर्गन आ जाओ। सबसे पहला रेस्पिरेटरी ऑर्गन है आपका नेजोफेरिक्स। क्या नाम है? नेजोफेरिक्स, जिसको हम नेजल बोलते हैं, नाक बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको नोट कर लेनी है। देखो भाई, सारी बताऊंगे। देखो भाई, फर्स्ट ऑर्गन है ये, फर्स्ट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला अंग, बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सांस यहीं से जाती है, तो इसके अंदर छोटे 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 एयर होते हैं जो डस्ट पार्टिकल को रोक लेते हैं। लिख लो, बताऊंगा नहीं मैं, ठीक है। उसके बाद एक लिक्विड होता है इसके अंदर, नेजल फेरिक्स के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस। क्या बोलते हैं? म्यूकस। और हिंदी में तो तुम समझ गए होगे, सर्दियां का टाइम में निकलता रहे। ठीक है, तो ये म्यूकस जो होता है ये वाला, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लिक्विड 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 इन इन नेजल। तो नेजल के अंदर लिक्विड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूकस के नाम से जो है जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एक मिनट रुकिए, किसका फोन है? ऐसे मत किया करो भाई रे। ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद एक चीज और होती है यहाँ पर नेजोफेरिक्स के अंदर, एक अल्फैक्टरी अल्फैक्टरी ऑर्गन पाए जाते हैं, रीजन पाया जाता है, सॉरी, अल्फैक्टरी रीजन पाया जाता है। अल्फैक्टरी रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नोट कीजिएगा। अल्फैक्टरी रीजन ये कहां पर होता है? नेजल के अंदर। किसके अंदर? नाक के अंदर। ये क्या करता है? ये ही आपको स्मेल बताता है। स्मेल, सुगंध लिख दोगे, गंध क्यों लिखो भाई, सुगंध ही लिख दो, ठीक है। सारी स्मेल बताने का काम कौन करता है? अल्फैक्टरी रीजन करता है। किसमें होता है? नेजल चैम्बर के अंदर होता है। इससे ज्यादा नेजल चैम्बर को पढ़ने या करने की आपको जरूरत नहीं है। यह फेरिक्स का अपर पार्ट है। फेरिक्स मतलब ये नेजल चैम्बर अंदर जाके फेरिक्स आ जाता है, ठीक है, जहां पर फूड और एयर दोनों एक साथ हो जाती है। सॉफ्ट और मुलायम होता है। इसके पीछे जो है फेरिंगियल टॉन्सिल्स पाई जाती हैं।
ये जब खत्म होता है पीछे पीछे, ये अंदर की बात चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पाई जाती है, टॉन्सिल, वो कहते हैं मेरी टॉन्सिल आ गई, ठीक है, वो वाली। दोनों तरफ जो है आपके स्टेकिन ट्यूब ओपनिंग्स होती हैं जो मिडल ईयर को नेजोफेरिक्स के साथ जोड़ती हैं। तो ये बात तो आपने शुरू से ही सुनी होगी। कई बार आप देख क्या करते हैं, नाक में दवाई डालना मुंह में जा है, यानी कि ये अंदर की तरफ जुड़ी हो है। कान में डालेंगे तो वो भी कहाँ जाएगी, मुंह में जाएगी। यानी कि ये सारी यहाँ पर नलकियां जो है ना, ये अंदर जुड़ी होती हैं, किसके साथ, फेरिक्स के साथ। ये सारा सिस्टम जो है ना वो फेरिक्स में जुड़ जाए अंदर जाकर सब। फंक्शन देखो भाई, एयर पैसेज है, यहीं से अंदर जाती है हवा, प्रोटेक्शन का काम करता है। प्रोटेक्शन का काम क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना सिलिएटेड एपिथेलियम होता है जो धूल और छोटे छोटे कणों को क्या कर लेता है, रोक लेता है। बहुत बढ़िया भाई। उसके बाद ये क्या करता है, ये इक्वलाइजेशन ऑफ प्रेशर करता है। प्रेशर जो होता है ना अपना, कई बार आपने देखा होगा पहाड़ वहाड़ में जाओ तो अपने कान बंद होने लग जाए हैं, सुनने पड़ने लग जाए हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम वातावरण के साथ जो प्रेशर क्रिएट करने का काम जो है वो भी कौन करता है भाई, आपका यही करता है। इम्यून डिफेंस करता है। इम्यून को डिफेंस कैसे करता है भाई, ना मतलब जो आपके फेरिंगियल टॉन्सिल्स जो होते हैं ना, ये आपके बैक्टीरिया के विरुद्ध जो है ना वो क्या करते हैं भी, भूमिका निभाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को जो है खत्म करते हैं। तो ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है, दो चार क्वेश्चन याद रखना। एक तो एल्फैक्ट्री को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है एल्फैक्ट्री रीजन, सुगंध बताता है एल्फैक्ट्री रीजन। एक म्यूकस को याद रखना, म्यूकस को क्यों, क्योंकि ये वो लिक्विड होता है जो डस्ट पार्टिकल को रोक लेता है। और एक जो सिलेटेड एयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको भी जो है आपको क्या करना है अभी, याद रखना है। बहुत बढ़िया भाई, इससे ज्यादा आपको जो है नेजल को करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सुनना पॉइंट देख लेना, नेजोफेरिक्स कहाँ पर लोकेटेड होता है, क्योंकि हम एनाटॉमी कर रहे हैं तो लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। बिहाइंड द नेजल कैविटी। अच्छा, एक है ना, एक क्लास में डाल दूंगा, शॉर्ट में ही डाल दूंगा, 10-15 मिनट की ही क्लास में बनेगी वो बनेगी हमारी एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या लिख दिया, एनाटॉमी रिलेटेड वर्ड्स। कुछ वर्ड्स होते हैं जो एनाटॉमी रिलेटेड होते हैं, जैसे इंटीरियर है, सुपीरियर है, डोर्जल साइड है, मतलब ये कुछ शब्द होते हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो कुछ वर्ड्स की जो है ना ट्रिक के साथ एक वीडियो बना के डाल दूंगा, 10-15 मिनट की रहेगी, उसको जरूर जो है आप देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं बार बार आपको कहता हूं कि हमारे साथ जुड़ जाइए। ये हमारा उत्तम क्लासेस जो है, ये एक ऐप भी है, प्ले स्टोर पे जाके यहाँ पर लिंक डाल दूंगा मैं, ऐप है, इसके अंदर आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है, सारा सिलेबस मिल जाएगा, अलग अलग टाइल्स बनी हुई हैं, उनके अंदर आप जो है सब चीज़ों को देख सकते हो, बुक्स मिल जाएंगी सारी की सारी, ठीक है, सारी की सारी। और एक बात बता देता हूँ, मेरा जो मकसद जो है ना वो है कि बच्चों को लुटने से बचाना। भाई देखो भाई, भगवान की दया से मैं भी जॉब लग रहा हूँ, भगवान की दया से जो मतलब जो है बढ़िया सिस्टम जो है चला हुआ है, इतना ज़्यादा पैसा कमाने की मेरे अंदर जिज्ञासा नहीं है। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है, क्योंकि मेरी जो बुक्स होती हैं उनका प्राइजेस जो होता है 19 रुपये 29 रुपये, वो ऐप का होता है, क्योंकि ऐप जो है ना चार्ज लेता है। मेरी तरफ से लगभग मैं फ्री कंटेंट देने का जो है काम आपको करता हूं। तो एक बार आप उत्तम क्लासेस विजिट करके वहां पर ई बुक सेक्शन के अंदर जाना, और ई बुक सेक्शन के अंदर आपको जो है ना ई बुक्स मिलेंगी, और ई बुक्स को परचेज करने से पहले डेमो मिलेगा, आप डेमो में कंटेंट चेक करना, बेहतरीन मिलेगा। और भाई क्या ही डेमो देखना, जब बात ही इतने पैसों की है, मतलब चाय का कप आप पूरे दिन में ना लाइब्रेरी में बैठ के चाय पी जाते हो, इतने रुपए में आपको जो है ना बुक मिल जाएंगी, पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड सारी की सारी, बेहतरीन कंटेंट के साथ भाई। और पढ़ा मैं रहा हूँ यूट्यूब पर, तो इतना शेयर कर दो भाइयों, दोस्तों, मेरे मित्रों, कि मेरा ना मनोबल ना टूटे, मैं आपके लिए ऐसे ही लगा रहा हूँ, ठीक है। मैं गारंटी लेता हूँ, ये जो 70% वाला आपका जो मसला है ना, पूरा पैरामेडिकल का कोई भी कोर्स है भाई, नंबर नहीं कटने दूंगा, लेकिन आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। उसके बाद ओरोफेरिक्स है, ओरोफेरिक्स जो होता है ना, वो ओरोफेरिक्स फेरिक्स का दूसरा भाग होता है, जो ओरल कैविटी, ओरल मतलब मुंह की कैविटी को ओरल कैविटी बोलते हैं, सॉफ्ट पैलेट से बना होता है। इसकी इंटीरियर वाल जो होती है, इंटीरियर वाल जो होती है, वाल पर जो है ओरल कैविटी ओपनिंग जो है वो होती है। ये ज़्यादा पॉइंट्स जो है आप देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फंक्शन देख लीजिएगा, हवा और भोजन दोनों जो है इसके अंदर आती हैं ओरोफेरिक्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि फूड हम लेते हैं तो भी, और जो सांस लेते हैं तो भी,
ठीक है, ये सारा जो है आप देख सकते हो। जो आवाज को गूंज देने में जो है मदद करता है, ये यही है गूंज, समझ रहे हो, ऐसे गूंज ऐसे, ठीक है, ये वाला। तो ये लोकेशन वगैरह जो है आप पढ़ लेना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज लिखी गई है, एपिग्लोटिस बाउंड्रीज। जब हमारा ओरल फेरिक्स खत्म होता है, देखो भी ये माउथ है, ठीक है, ये नेजल चैम्बर है, ये माउथ है, यहाँ से आवाज आती है, यहाँ से आपका क्या जाता है, फूड जाता है। ये जो फेज जो है ना, ये वाला फेज, इसको हम बोलते हैं फेरिक्स। इसमें दोनों चीजें एक साथ हो जाती हैं इकट्ठी। इसके बाद दो नलकियां डिवाइड होती हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, दो नलकियां। मैं ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऐसा खराब नहीं होता जैसे मैंने बना दिया, ठीक है। ये जो होती है ना, ये वाली, इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया, इसको मैं बोल रहा हूँ विंड पाइप। क्या बोल रहा हूँ, विंड पाइप, ये हवा की नलकी है भाई, ट्रैकिया। और ये जो होता है ना, ये वाला, इसको हम बोल रहे हैं फूड पाइप। क्या बोल रहे हैं, फूड पाइप, एसोफेगस बोलते हैं वैसे, ठीक है। एसोफेगस जो होता है, ये होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो जब फेरिक्स के बाद नलकियां दो टूटती हैं, तो यहां पर देखो मैंने क्या किया, फूड खाया, ऐसे निकला। तो अगर फूड इसके अंदर चला गया तो मृत्यु हो जाएगी आदमी की, सिंपल सी बात है। तो इसलिए भगवान ने एक यहाँ पर वाल लगा रखा है ऐसे करके, एक ढक्कन लगा रखा है, ऐसे उठा रहता है वो। उठा क्यों रहता है, क्योंकि हम सांस लेते हैं, क्योंकि सांस तो भेजना है ना भाई विंड पाइप में, ठीक है। तो ये उठा रहता है ऐसे करके। तो इस वाल को ही हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। ये कहां पर होता है, ट्रैकिया के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है, ट्रैकिया के, सॉरी, लैरिक्स के ऊपर होता है ये, क्योंकि इसके बाद तो लैरिक्स भी आएगा ना। तो ट्रैकिया लैरिक्स, उसके ऊपर जो है ये होता है, कौन भी, एपिग्लोटिस। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वो वाल जो फूड को विंड पाइप में या ट्रैकिया में जाने से रोकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज याद रखना। पैलेटिन टॉन्सिल जो होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, तो वो भी फेरिक्स के अंदर ही होती हैं, ये बात भी आप याद रखना। फंक्शन क्या है, ये फूड और एयर का पैसेज है, क्या, फेरिक्स। फेरिक्स हम कर रहे हैं ओरल फेरिक्स या फेरिक्स, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लैरिक्स। फेरिक्स, फेरिक्स के बाद यहां पर आ जाएगा लैरिक्स, ठीक है। ये जो लैरिक्स जो होता है ना, देखो नाम से स्पष्ट है, लिरिक्स सुने, गाना गाया करा आप, लिरिक्स, तो लैरिक्स। तो ये जो होता है ना, एक कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर है। कार्टिलेजियस, कल मैंने स्केलेटन सिस्टम करवाया था, तो कार्टिलेज करवाया था। कार्टिलेज यानी कि जो नहीं बोन है, नहीं मसल है। तो ये कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर है जो फेरिक्स को ट्रैकिया के साथ जोड़ता है, क्योंकि भाई ये ट्रैकिया है, विंड पाइप, और ये यहां पर आपका माउथ के अंदर क्या है, आपका ओरल कैविटी के अंदर फेरिक्स है। तो इनके बीच में यहाँ यहाँ ये वाला ऐसे शेप बना रहा हूं मैं, साउंड की शेप है ये, साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये जो ना, ये आपका लैरिक्स होता है। इसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। बहुत से नाम है इसके, देखो इसको क्या क्या नाम से जानते हैं हम। एक तो नाम जानते हैं साउंड कार्ड के नाम से, क्योंकि आवाज यहीं से आती है। एक जानते हैं हम वॉइस बॉक्स के नाम से, क्योंकि वॉइस भी हमारी कहीं कहाँ से आती है, यहीं से आती है। एक इसका जो शेप जो होती है ना, वो एप्पल की तरह होती है, तो इसको बोलते हैं एप्पल कोड। क्या बोलते हैं, एप्पल कोड के नाम से जानते हैं। एक इसको बोलते हैं हम एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल, ठीक है। ये एडम्स एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चार नाम किसके हैं भी, आपके लैरिक्स के हैं। अच्छा, इसका काम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी स्ट्रक्चर क्या है इसका, तो ये C6 और C3 से लेकर C6 सर्वाइकल वर्टेब्रल्स जो थी वहां पर स्थित होता है। तो लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है। इसके ऊपर थायराइड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड यहीं पर होती है, ठीक है। इसलिए इसको एडम्स एप्पल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस मैंने बताया था, वो वाल जो फूड को अंदर जाने से रोकता है। तो ये सारा सिस्टम जो है ये होता है। वोकल कॉर्ड्स भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये सारे नाम है। तो आवाज फंक्शन देखो, एयर का फंक्शन तो है ही, मेन जो फंक्शन है इसका वॉइस प्रोडक्शन है, यानी कि आवाज जो है यहीं से निकलती है। आवाज कहीं से निकलती है, यहीं से निकलती है। अच्छा, एक बात बता देता हूँ, इसका नॉर्मली साइज जो होता है ना, अच्छा इसका एक काम है आपका आवाज, क्या भी वॉइस। अच्छा, आवाज जो होती है ना, वो बारी भी हो सकती है और वो पतली भी हो सकती है। जैसे कि मेल की बारी आवाज होती है, मेल है। फीमेल की पतली आवाज होती है। वैसे फिजिक्स में पिच के ऊपर डिपेंड करती है आवाज का पतला या मोटा होना। लेकिन बायोलॉजी के अनुसार अगर इसका साइज बड़ा होगा, इसका क्या होगा, साइज ऑफ लैरिक्स, लैरिक्स का साइज जो है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगी साउंड। तो साउंड किसके ऊपर डिपेंड करती है, साउंड
is sound depends on साइज ऑफ लैरिक्स, यानी कि आपकी साउंड बारी होगी या पतली होगी ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखो किसी की तो आवाज़ बहुत ही मधुर होती है, किसी की आवाज़ बहुत ख़राब होती है। अब हमारे जैसे लोग हैं बहुत ज़्यादा बोलते हैं, क्लास लेते रहते हैं, तो हमारा तो भाई देखो सौदा ख़राब हो जाता है। ये जो लैरिक्स जो होता है ना इसका साइज़ बढ़ जाता है। तो जितना साइज़ ज़्यादा होगा, जितना साइज़ ज़्यादा होगा उतनी आवाज़ क्या होगी, बारी होगी। ठीक है, आवाज क्या होगी, बारी होगी। जितना साइज कम होगा उतनी ही आवाज क्या होगी भी आपकी, मधुर, हल्की। हल्की लिख दूं, हल्की लिख देता हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। तो ये आवाज जो आपकी होगी। नॉर्मल साइज क्या होता है, तो मेल का जो साइज जो होता है ना वो होता है 20 mm, और फीमेल का जो साइज जो होता है ना वो होता है 15 mm। और जितना कम साइज होगा ना उतनी आवाज हल्की, मधुर, अच्छी सुरीली जो आवाज आपको मिलेगी। और जितना साइज बड़ा होगा उतनी ही क्या होगी, बारी मिलेगी। ठीक है, लता मंगेशकर आपने सुना होगा, बहुत अच्छी गायकार रही है इंडिया की। उसका जो एप्पल कोड था, जो लिरिक्स जो था, उसका साइज जो बता रहे हैं 11.8 mm बता रहे हैं, ये था। ठीक है, उससे बेहतरीन जो है गायकार वर्ल्ड में नहीं हुई है। और अमेरिका ने जो ना, अमेरिका की एक साउंड कंपनी है, उसने उसके लिरिक्स को खरीद लिया। तो जब वो मरी ना, तब उसके लिरिक्स को अमेरिका की कंपनी ले गई। क्यों? क्योंकि इतना कम साइज का लिरिक्स किसी के पास नहीं था, और जितना साइज कम होगा उतना ही आवाज बहुत अच्छी होगी। तो ये आप में भी आप जो है, इससे ज्यादा मैं बता नहीं सकता। इसको वॉइस बॉक्स, साउंड कार्ड, एप्पल कोड, एडम्स एप्पल, ये सारे नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, फंक्शन वगैरह मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद ब्रोंकी, देखो ये ब्रोंकी कैसे आ गई, ट्रैकिया नहीं आया क्या? चलो मैं करवा देता हूँ। देखो उसके बाद जैसे ये आपका लिरिक्स था, तो लिरिक्स के बाद एक नलकी आ जाती है ऐसे करके। ठीक है, लिरिक्स के बाद ऐसे ऐसे नलकी आ जाती है जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया, बहुत बढ़िया भाई। ट्रैकिया, ट्रैकिया, ठीक है, जिसको हम सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। विंड पाइप बोलते हैं, जो 12.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कर लो, 12.5 सेंटीमीटर, ये जो है इसका क्या होता है, साइज होता है किसका, ट्रैकिया का। बिल्कुल लोकेशन कहां पर होती है, स्टर्नम के साथ साथ, स्टर्नम के साथ साथ, स्टर्नम बोन जो थी, छाती के बीचों बीच की जो बोन थी ये वाली, इसके साथ साथ जो है आपकी क्या पाई जाती है, आपका ट्रैकिया पाया जाता है। इसके साइड से जो ना इसोफेगस भी जाती है, फूड पाइप, वो इससे दुगनी होती है, ट्रैकिया से दुगनी होती है फूड पाइप। इसकी इसका इसका साइज कितना है, 12.5। और जो फूड पाइप जो होता है ना, फूड पाइप आपका जिसको इसोफेगस बोलते हैं, इसका साइज होता है 25 सेंटीमीटर। पॉइंट नोट कीजिएगा ये। वैसे जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहे होंगे तब जो है इसको हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये ट्रैकिया होता है। इसका रेस्पिरेशन में इतना अच्छा खासा रोल जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा, केवल एक नलकी है, इसी नलकी के सारे जो है ना आगे जो है आपका क्या चली जाती है, एयर चली जाती है। यहाँ पर ये जो ट्रैकिया जो होती है दो भागों में डिवाइड हो जाती है, ऐसे करके दो ब्रांच बन जाती हैं। इन दो ब्रांच को हम बोलते हैं ब्रोंकी। क्या बोलते हैं बेटा जी? ब्रोंकी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। तो ब्रांचेज ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड, तो ब्रांच जो है इनकी, इनकी ब्रांचेज ऑफ ट्रैकिया जो है वो क्या कहलाएंगी, आपकी ब्रोंकी कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? ब्रोंकी कहलाएंगी। ठीक है, और जब ये ब्रोंकी बहुत सी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएंगी, बहुत सी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएंगी, तो इन ब्रोंकीज को ही क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द मल्टीपल ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकी इज कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। काम इनका भी कुछ नहीं है, नहीं ब्रोंकी का काम है, नहीं ब्रोंक्यूल्स का काम है। डिवाइड होती जा रही है, एयर जो है डिवाइड होती जा रही है। तो ट्रैकिया जब टूटती है तो क्या बनती है? ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स। और जब ब्रोंक्यूल्स, जैसे मैं बना देता हूं ये ऐसे करके, ये ट्रैकिया, ट्रैकिया टूटती ब्रोंकी में, और ब्रोंकी टूटती ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स के बाद एक एयर शेक बनते हैं, ऐसे ऐसे बहुत से एयर शेक बनते हैं। इनको हम बोलते हैं, एयर शेक्स को हम बोलते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और ये जब जुड़ते हैं तो इनसे आपकी किसकी फॉर्मेशन होती है? आपके लंग्स की फॉर्मेशन होती है। सभी को पता होना चाहिए लंग्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, दो होते हैं, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। क्यों छोटा बड़ा होता है आगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक में 3 लोब, एक में 2 लोब होते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब आ गया एल्वियोली। यही वो छलनी है जहां पर
जो 100% गैस आई थी ना हमारी, 100% जो गैस आई थी, ये सारी गैस यहीं पर छनेगी। तो इसको हम बोलते हैं छलनी। क्या बोलते हैं? छलनी। रेस्पिरेशन की छलनी जो है ये यही है। और वास्तव में एयर फिल्ट्रेशन का काम कहां पर होता है? एयर फिल्ट्रेशन का काम कहां पर होता है? यहीं पर होता है। क्लियर है? हाँ या ना? तो लंग्स का निर्माण कौन कर रही है? लंग्स का निर्माण कौन कर रही है? ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोली। क्या भाई? ब्रोंकी, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, ये यहां पर तो ये ब्रांच हैं, ये नलकी हैं छोटी छोटी। लेकिन जो ये एल्वियोलाई जो है ना, ये ब्लड वेसल्स का गुच्छा है। ये क्या है? बहुत सी ब्लड वेसल्स जो हैं उनका गुच्छा है। और इन सभी से जुड़कर आपका प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन बनता है। प्राइमरी का मतलब मेन, मुख्य, जिसको हम क्या बोलते हैं? लंग बोलते हैं। तो दो लंग हैं तो लंग्स हम बोलते हैं। ठीक है, तो आगे जो हम पढ़ रहे हैं वो आपके पढ़ रहे हैं लंग्स। तो ये देख सकते हो, ये ट्रैकिया था, ट्रैकिया दो में टूटा तो उसको ब्रोंकी बोलेंगे, ब्रोंकी बहुत सी पार्ट में टूटी तो ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। उसके बाद ब्लड वेसल्स का गुच्छा बनेगा, उसको हम बोलेंगे एल्वियोलाई। क्या बोलेंगे? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। और यहीं पर जो है फिल्ट्रेशन ऑफ गैसेज होगा। ठीक है, और यहीं पर किसकी फॉर्मेशन होगी भी? आपके लंग्स की फॉर्मेशन होगी। तो यहां पर आपको दे रखा है, आप पढ़ लीजिएगा जल्दी जल्दी। ठीक है, ट्रैकिया जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये T5 वर्टेब्रल से जो है ये स्टार्ट होती है। थोरेसिक 5 हमने कल वर्टेब्रल करी थी कि पास से दोनों भागों में बंटती हैं, इसीलिए मैंने पहले स्केलेटन सिस्टम करवाया था। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कहाँ पर कौन सा चैप्टर कब करवाना है। इसके बाद हम जो है ना वो रेस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे। अब बच्चे तो कहेंगे कि सर ब्लड वाला, हार्ट वाला करवा दो। ठीक ठीक है, क्योंकि भाई मैं अभी से दिल को बीच में नहीं लाना चाहता, क्योंकि जब तक तो खाया पिया नहीं करोगे, जब तक जो है ना दिल, क्योंकि दिल के पास जाओगे ना जब तो तुम्हें थोड़ा दर्द होगा। ठीक है, वो दर्द वर्द वाला जो है ना, दिल से चाणा वाणा सारा सिस्टम जो है ना उसी में आएगा। चलो ये बात अलग है, तुम नहीं समझ पाओगे। तो ये सारा सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। तो जो ब्रोंकी जो है ना दो भागों में डिवाइड होती है ना, जो ट्रैकिया, सॉरी ट्रैकिया दो में डिवाइड होती है, उसको ब्रोंकीज बोलते हैं। तो ये राइट प्राइमरी और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस के नाम से जानी जाती हैं। उसके बाद ये जो ना छोटे 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 टुकड़ों में टूटनी स्टार्ट हो जाती हैं, जिनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और उसके बाद जो है ये एल्वियोलाई की फॉर्मेशन करती हैं। ये बात मैंने आपको बता दी है। काम कुछ नहीं है, हवा को फेफड़ों तक पहुंचाना ट्रैकिया का काम है। ठीक है, उसके बाद जो सारा काम करेंगे ना, वो सारा काम करेंगी एल्वियोली। क्या करेंगी? एल्वियोली करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एल्वियोली, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स मिलकर किसका निर्माण कर रही हैं? लंग्स का निर्माण कर रही हैं। तो लंग्स से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ना एक पिंक कलर का ऑर्गन है, क्या है बेटा जी? ये पिंक कलर का ऑर्गन है, पिंक कलर का ऑर्गन है, जिसका वेट जो होता है ना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 1.3 to 1.5 ग्राम, इतना जो है किलोग्राम, सॉरी ग्राम कर दिया क्या, 1300 से 15 ग्राम कर लेना अगर ग्राम में करना है तो। इतना जो है इसका वेट होता है, किसका भी? आपके लंग्स का। ठीक है, उसके बाद आपसे कि लंग्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका फंक्शन क्या होता है सर जी? तो फंक्शन मैंने आपको बता दिया, इसके दो ही फंक्शन है। पहला फंक्शन तो यही होगा, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। भी 100% एयर आई थी तो एयर में से केवल ऑक्सीजन ले ली, क्या ले ली? केवल ऑक्सीजन लेनी, और CO2 क्या कर ली? बाहर कर दी। ये काम कहाँ पर हो रहा है? ये काम लंग्स में हो रहा है। और जो आप इसको ये भी तो कह सकते हो, इसके अंदर ब्लड होता है तो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिलता है। तो इस ब्लड को क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि ब्लड कैसा ब्लड हो जाता है? ये प्योर ब्लड हो जाता है, हाँ या ना? और इसके अंदर ही क्या बनता है? हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आते टाइम। तो इसको हम कैसा ब्लड बोलते हैं? इम्प्योर ब्लड बोलते हैं, हाँ या ना? इम्प्योर ब्लड बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? बोलो भाई हाँ या ना। तो सिंपल सी बात है, लंग्स का एक काम ये भी तो है, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड नहीं। दो वर्ड है, सुनना, प्योरिफिकेशन, ये लिख रहा हूं भाई, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, रक्त को शुद्ध करने का काम। एक होता फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, एक होता फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है रक्त में से कुछ बाहर निकालना। तो इसको फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का काम करती है आपकी किडनी, क्योंकि आप पैरामेडिकल स्टूडेंट हो, ये शब्दों का आपको पता होना चाहिए। प्यूरिफाई
मतलब ऑक्सीजन ऐड करना, CO2 बाहर निकालना, ये काम लंग्स करते हैं। फिल्ट्रेशन, ब्लड में से यूरिया बाहर निकालना यूरिन के फॉर्म में, वो काम करती है किडनी आपकी। तो इन दोनों शब्दों को जो है आप याद रखिएगा। लंग्स जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं, और रिब केज के अंदर जो है वो क्या रहते हैं, ये सुरक्षित रहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। किसके अंदर सुरक्षित रहते हैं, रिब केज के अंदर जो है ये सुरक्षित रहते हैं। कुछ पॉइंट्स और भी जो है मैं बता देता हूं। लंग्स जो होते हैं ना, तो लंग्स के लिए एक रूट वर्ड आपको याद रखना है, वो रूट वर्ड याद रखना, प्ल्यू, PLEU याद रखना है। जहां कहीं भी ये दिखे ना, उसमें ठोक देना, लंग्स को ठोक देना। जैसे कि सर जी, जैसे कि प्ल्यूरा, प्ल्यूरा जो होती है ना, वो होती है लंग्स के ऊपर एक लेयर पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं प्ल्यूरा, प्लूरल, प्लूरल लेयर होती है, ठीक है। उसके बाद लंग्स के की स्टडी को प्लूरोलॉजी, ठीक है। लंग्स के डॉक्टर को पल्मोनोलॉजी। तो पल रूट वर्ड होता है इसका, मतलब ऐसा PALPUL ऐसे करके जो भी, ये अगर आपको दिखे ना कहीं पर भी, तो ये शब्द किससे संबंधित है, आपके लंग्स से। जैसे पल्मोनोलॉजी, पल्मोनोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजी होती है स्टडी ऑफ लंग्स, पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर ऑफ लंग, ठीक है। तो पल रूट वर्ड, पल, प्लूरा तो नहीं, प्लूरा तो लेयर होती है, मतलब PL जहां कहीं भी दिखे ना, PUL PLE ऐसे दिखे, तो ये रूट वर्ड किससे हैं, मैं तो याद करने के लिए बता रहा हूँ भाई, ट्रिक के लिए। तो ये रूट वर्ड किसके भी, आपके लंग्स के जो है ये रूट वर्ड हैं। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो जो है आप मुझे बता सकते हो, पूछ सकते हो क्वेश्चन फॉर्मेट के अंदर, ठीक है भाई। चलिएगा। मैंने बताया था दो लंग्स होते हैं। लंग्स, अच्छा लंग्स किसके ऊपर टिके होते हैं, तो नीचे डायफ्राम होता है, डायफ्राम के ऊपर टिके होते हैं। ये देखो, ये लंग्स जो होते हैं ना, ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं डायफ्राम, डायफ्राम होता है ये, इसके ऊपर जो है टिके होते हैं लंग्स, डायफ्राम के ऊपर टिके होते हैं। तो दो जोड़े होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। प्रत्येक फेफड़ा दोहरी झिल्ली यानी कि प्लूरा से ढका होता है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसका बेस जो होता है वो किसके ऊपर टिका होता है, डायफ्राम से ऊपर टिका होता है। इनकी चोटी जो होती है वो हसली क्लेविकल से थोड़ा ऊपर तक जाती है, ठीक है, किनकी, लंग्स की चोटी, ठीक है। फेफड़ों के लोब्स जो है ना वो सुन लीजिएगा। देखो जो आपका राइट जो होता है ना, वो बड़ा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर 3 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं, 3 लोब होते हैं। और जो लेफ्ट जो होता है ना वो छोटा होता है। अच्छा एक बात याद रखना, ये राइट है और ये लेफ्ट है, ठीक है ना। रीजनिंग नहीं है कहीं वो राइट सुनो और ये लेफ्ट सुनो, बायोलॉजी है। ये राइट है, ये बड़ा होता है क्योंकि इसके अंदर 3 लोब होते हैं, और इसमें केवल 2 लोब होते हैं। इनको याद रखना बस। इसमें 3 लोब देख लेना, अपर लोब, मिडल लोब और लोअर लोब, ये 3 जो है ना आपके लोब जो है पाए जाते हैं। और जो लेफ्ट लंग होता है इसमें कितने लोब होते हैं, 2 होते हैं, अपर एंड लोअर। मिडल जो है इसके अंदर नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि जो बीच का हिस्सा जो होता है ना लेफ्ट में, क्योंकि ये लेफ्ट है, लेफ्ट में हार्ट है, तो जो लंग्स का जो मिडल लोब जो होता है ना, मिडल लोब जो होता है ना, वो क्यों नहीं पाया जाता वो मैं बता देता हूं। क्योंकि इस मिडल लोब की जगह पर आपका कौन विराजमान है, आपका हार्ट विराजमान है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यह मध्य लोब नहीं होता, क्योंकि हृदय के लिए यहाँ पर जो है जगह छोड़ी जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक नोच बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, जो लेफ्ट लंग होता है उसके अंदर मिडल लोब को क्या बोलते हैं, जो प्रेजेंट नहीं होता, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक नोच के नाम से इसको हम जो है जानते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप याद रखना। इधर एक चीज और याद रखना, जो लंग्स जो होते हैं ना, उसके बीच में जगह बचती है, ये वाली, आ गया मेरा कालजा निकला है, सुना होगा वो आपने गाना, ठीक है। ये जो जगह होती है ना, ये वाली बीच में गैप होता, स्पेस होता है, इसको हम बोलते हैं मीडिया स्टेनम। मीडिया स्टेनम जो होती है, ये जगह होती है, इसको आप याद रखना, बीच में, बीच के हिस्से को आप ये कह सकते हो, ठीक है। इधर देख सकते हो, सेगमेंट्स देख लेना आपके। जो आपका राइट लंग होता है, इसके 10 सेगमेंट होते हैं, लोब नहीं, 3 लोब एंड 10 सेगमेंट्स, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो अपर लोब होता है, इसके अंदर कौन कौन से सेगमेंट होते हैं, एपिकल, पोस्टीरियर, एंटीरियर। मैं इसलिए बता रहा था कि एक एनाटॉमी की पोजीशंस के वर्ड्स हैं कुछ, उनके ऊपर जो है ना मैं वीडियो बनाऊंगा। एपिकल होता है ऊपर वाला, ठीक है।
पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे वाला, एंटीरियर का मतलब होता है आगे वाला। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। मध्य लोब जो होता है उसमें होते हैं लेटरल और मीडियल। मीडियल का मतलब बीच और लेटरल का मतलब साइड। ठीक है, निचले में देख लेना सुपीरियर, मिडीरियल बेस, एंटीरियर, ये सारे जो है ना आपके सेगमेंट होते हैं। तो राइट में कितने सेगमेंट? 10 सेगमेंट। राइट में लोब कितने? 3 लोब। ये एमसीक्यू फॉर्मेट क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेफ्ट लंग जो होता है ना इसमें 8 सेगमेंट होते हैं, 8 सेगमेंट होते हैं। ठीक है, उसमें 10, इसमें 8, उसमें 3 लोब, इसमें 2 लोब। तो जिसके पास 2 लोब है उसके पास सेगमेंट कितने हैं? 8 हैं। जिसके पास 3 लोब है उसके पास सेगमेंट कितने हैं? 10 है। तो इनको जो है याद रखिएगा। काम लंग्स का बताने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो इसको बता दिया है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये बता रखे हैं मैंने, याद रखना। दाइना, बाइना, दाइना फेफड़ा मतलब राइट लंग्स जो होते हैं 3 लोब 10 सेगमेंट, लेफ्ट जो होते हैं 2 लोब 8 सेगमेंट्स। मुख्य कार्य जो होता है गैस एक्सचेंज होता है, गैस का फिल्ट्रेशन होता है। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? लंग्स के बारे में अभी खत्म नहीं हुआ है भाई, अभी बने रहिएगा। देखिएगा थोरेसिक कैविटी क्या होती है मैं बता चुका हूँ। ये जो वाली जो कैविटी होती है इसको थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, जिसके अंदर हार्ट, लंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ये सारी चीजें जो है पाई जाती हैं। ठीक है, इधर इधर देख लेना, बाउंड्रीज ऑफ थोरेसिक कैविटी देख लेना। एंटीरियर जो होती है, एंटीरियर मतलब आगे का हिस्सा, इसमें कौन होती है? स्टर्नम होती है और रिब्स होती हैं। और जो पोस्टीरियर जो पोर्शन जो होता है उसके अंदर आपका कौन होता है? वर्टेब्रल कॉलम होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। सुपीरियर, सुपीरियर जो होता है ऊपर और आगे, तो इसमें नेक, गर्दन और जो है ना थोरेसिक इनलेट होते हैं। ठीक है, ये मैंने शब्द इसके अंदर जोड़ रखे हैं, वैसे अलग से भी इन वर्ड्स की वीडियो मैं बना दूंगा। इन्फीरियर, सुपीरियर का मतलब ऊपर वाला, इन्फीरियर का मतलब नीचे वाला। तो नीचे कौन होता है? डायफ्राम होता है। ये लोकेशन से क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, लोकेशन, सुपीरियर, इंफीरियर, इंफीरियर, इनसे क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। लेटरल, मैंने बताया था लेटरल का मतलब होता है साइड, साइड में कौन होती है? पसलियां होती हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ थोरेसिक कैविटी देख लेना। थोरेसिक कैविटी को जो है ना 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने में? 2 में किया गया है। एक तो होती है आपकी प्लूरल, एक होती है प्लूरल और एक मेडियस्टर्नम। मैंने बीच में जो हिस्सा बताया था वो। तो प्लूरल कैविटी जो होती है इसमें पूरे के पूरे दोनों के दोनों लंग्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। और आपकी मीडिया स्टेनम जो होती है उस वो जो होता है बीच वाला भाग होता है, बीच का, जिनको खाली कहते हैं। वैसे इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट आपका प्लूरा, द लेयर या कवरेज ऑफ लंग्स। लंग्स की जो कवर जो होती है उसको हम बोलते हैं प्लूरा। ये डबल कोटेड होती है, यानी कि डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्लूरा जो है किस टाइप की मेम्ब्रेन है? डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है। 2 परत जो इसमें पाई जाती है, एक होती है आपकी पेरिटल और दूसरी होती है कोस्टल। ठीक है, तो इनको इसमें शायद पाएंगे पेरिटल प्लूरा, और दूसरी कौन सी है ये जो है ना जो है आपका विसरल प्लूरा। ठीक है, तो ये आपका देखना पेरिएटल प्लूरा। पेरिएटल प्लूरा आप देख सकते हो वक्ष गुहा की दीवार से जुड़ी होती है। ऊपर वाली जो होती है उसको पेरिटल प्लूरा बोलते हैं, और नीचे वाली जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम आपका विसरल प्लूरा बोलते हैं, जहां पर डायरेक्ट लंग्स चिपके होते हैं। भी मान के चलो ये आपके लंग्स हैं, ये आपके लंग्स हैं। तो लंग्स के ऊपर 2 लेयर हैं। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। ये लंग्स के ऊपर पहली लेयर ये है, कलर भी अलग ले लिया मैंने। और दूसरी लेयर ग्रीन कलर ले लेता हूं मैं, दूसरी लेयर ये है। ठीक है, तो जो ऊपर है ना, जो बाहर की तरफ है, जो बाहर की तरफ है उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको हम कह रहे हैं आपका पेरिटल। क्या कह रहे हैं? पेरिटल प्लूरा। तो यहां पर मैं जो है ना सिंबल कर देता हूं। यहां पर ये है आपकी पेरिटल यानी कि पीपी, पेरिटल प्लूरा, याद रखने के लिए। और जो अंदर है जो लंग्स के साथ चिपकी हुई है उसको बोल रहे हैं विसरल प्लूरा। तो ये मैं दे देता हूँ विपी। क्या देता हूँ? विपी। विपी अंदर है, पिप्पी बाहर है, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इनके बीच में लिक्विड होता है, हर लेयर के बीच में लिक्विड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल लिक्विड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरल लिक्विड बोलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। क्लियर है भाई? चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपकी प्लूरल कैविटी। प्लूरा की दोनों परतों के बीच में एक स्थान होता है, खाली जगह होती है, जिसको हम प्लूरल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर लिक्विड होता है जिसको हम प्लूरल लिक्विड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको जो है बताई गई हैं, क्यों होता है ये, जगह क्यों बनी होती है,
ताकि लंग्स, जैसे मैं सांस लूँ तो ये सिकुड़ते हैं और उल्टे होते हैं, तो इसकी वजह से जो है ये जगह जो है ज़रूरत पड़ती है। और कोई प्रेशर, कोई चोट, उनको भी जो है ये बचाती है आपकी प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट्स जो है आपको याद रखने हैं। यहाँ पर देख लेना, थोरेसिक कैविटी जो होती हैं, टू प्लूरल कैविटी और मेडिस्टर्नम, ये जो है सारी बातें यहाँ पर आ चुकी हैं। तो आप जो है इन पॉइंट्स को जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है याद आपको क्या करना है, रखना है। अच्छा, अब कुछ डिसऑर्डर, वैसे देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके डिसऑर्डर्स जो है ना, डिसऑर्डर्स कह लो या फिर डिजीज कह लो, इनको मैं अलग से करवाऊंगा। अलग से मतलब चैप्टर ही अलग करवाऊंगा, पैथोलॉजी में करवाऊंगा। वैसे फिर भी है ना, हर चैप्टर के आपके लिए होमवर्क है ये। आप कहोगे सर होमवर्क भी देते हो आप? बिल्कुल देता हूँ भाई मैं। जैसे पिछला चैप्टर हमने क्या किया था, पिछला चैप्टर हमने स्केलेटन सिस्टम किया था ना, तो स्केलेटन सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर्स जो हैं मैं नहीं बता पाया था, तो मैं बता देता हूँ आपको करने हो। जैसे रिकेट्स है, ओस्टियो मलेशिया है, एंड अर्थराइटिस है, गाउट है, ये डिसऑर्डर आपको करने हैं भी। इनमें क्या होता है, हड्डी कमजोर होती है, मजबूत होती है। सेम ऐसे ही आपके लिए डिसऑर्डर हैं लंग्स से रिलेटेड, रेस्पिरेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर, जैसे आइपोक्सिया है, आपको ये करने हैं भी खुद। वैसे मैं करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइपोक्सिया है, अस्थमा है, अस्थमा है, ठीक है। और भी डिसऑर्डर होते हैं, हाई फीवर भी होता है, ये भी निमोनिया होता है। निमोनिया में क्या होता है, निमोनिया है, ठीक है। और फ्लाई फीवर वगैरह है। टीबी ट्यूबरक्लोसिस भी, टीबी भी इसी से संबंधित है, टीबी है। और कोई आपको अगर याद आ रहा है तो आप बता सकते हो, ठीक है। अनोक्सिया भी होता है ना, हाँ, हाइपोक्सिया, अनोक्सिया, अनोक्सिया है। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो रिलेट्स टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि लंग्स से रिलेट करते हैं। तो ये आपको कर लेने हैं अच्छे तरीके से। तो आई होप, मुझे नहीं लगता कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन बचा हो, ठीक है। जैसे हमने पिछली दो क्लास की एक क्लास ली थी एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, एमसीक्यू और पीवाईक्यू करवाए थे, वैसे ही हम इसकी रेस्पिरेशन की और डाइजेशन की एक ही क्लास ले लेंगे। किसकी? एमसीक्यू और पीवाई की। क्योंकि देखो भी, मेरा मानना ये है कि कोई भी बच्चा जब बैठता है ना, तो वो मैक्सिमम 40-50 मिनट की क्लास ले पाता है। उससे बड़ी अगर क्लास होती है ना, तो वो ऊपर से चीजें जाने लग जाती हैं उसको, ठीक है। इसलिए मैं इस क्लास में इसके एमसीक्यू प्रीवियस ईयर नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये करवाने लगा तो 2 घंटे की क्लास बच जाएगी। और इसको मैं 2 भागों में डिवाइड कर नहीं सकता हूँ कि भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को 2 दिन में करवा दूँ, नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम बड़ा पड़ेगा तो उसको 2 पार्ट्स में कर लेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा पड़ेगा तो उसको 2 पार्ट्स में कर लेंगे, क्योंकि उसके 2 पार्ट्स बन भी सकते हैं, ऑर्गन और ग्लैंड्स। सेम ऐसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट एंड ब्लड, 2-2 पार्ट हो सकते हैं उनके, लेकिन इनके 2 पार्ट नहीं हो सकते। तो एक एक दिन में हम निपटा रहे हैं। तो मैं आपको बता चुका हूं, सभी साथियों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हमारा जो टारगेट जो ना पैरामेडिकल के 70% को कवर करना है, ठीक है। अभी हम कंबाइन चले हुए हैं, जितनी भी पैरामेडिकल की वैकेंसी आने कंबाइन, क्योंकि इसमें क्या है, सभी में यूनिट एनाटोमी की एंड फिजियोलॉजी की, एक तो ये कंबाइन है अभी सभी की क्लास, कोई दिक्कत नहीं है अभी। क्योंकि हम कंटेंट ऐसा करवा रहे, क्योंकि हरियाणा है प्रधानी है, इसमें ये तो है नहीं भी कि लैब टेक्नीशियन लो लेवल की एनाटॉमी आ जाएगी और स्टाफ नर्स की हाई लेवल की आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। स्टाफ नर्स की लो आ जाए और लैब टेक्नीशियन की हाई आ जाए, ऐसा होता है भाई हरियाणा में, ठीक है। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी, पैथोलॉजी, ठीक है। ये यूनिट्स ऐसी हैं जिनको हम जो है सभी को साथ करवाएंगे। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं अलग अलग क्लासेज लेके आऊंगा, अलग अलग उस टाइम पे थोड़ा मतलब जो है ना, जब तक मुझे भी टाइम मिल जाएगा, और छोटी छोटी क्लासेस कर देंगे। फिर क्या करना पड़ेगा, हमारे पास मान के चलो 6 कोर्सेज हैं, 6 कोर्सेज हैं, वैकेंसी आगे मान के चलो सबसे पहले आएंगी एमपीएचडब्ल्यू की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एमपीएचडब्ल्यू के सिलेबस को कवर करेंगे। मतलब एमपीएचडब्ल्यू की तो क्लासेस हम जो है ना डेली लगाएंगे, और क्लासेस जो है 2-2 लगाएंगे वीक में, ऐसे करके ना डिवाइड कर लेंगे। पूरा सिलेबस जो हम कंप्लीट करने की कोशिश है यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म पर करेंगे। ये पॉसिबल कब होगा,
ये पॉसिबल जब होगा जब आप शेयर करोगे, मुझे वो मोटिवेशन मिलेगा तब। ठीक है साथियों, अभी के लिए इतना ही। चाहेंगे जाने की उन्नति, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद साथियों, जय भारत।